हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी केमिस्ट्री बाय अनुपा दादीज। तो हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे क्लास 10 का एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। एसिड्स बेस एंड साल्ट्स तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 2। चलिए, सबसे पहले हम देख लेंगे कि आप एवरीडे लाइफ के अंदर जो एसिड्स यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, एवरीडे लाइफ में जैसे आप नींबू जो होता है वो यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, तो नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। यस, नींबू में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। एक सिरका होता है, एसिडिक एसिड जो होता है, सिरका जिसको आप विनेगर भी बोलते हो, किचन में यूज़ किया जाता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। जो दही कर्ड जो आप यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। और आप मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हो सोडा, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, और जो टमाटर आप यूज़ करते हो अपने डेली रूटीन लाइफ में, टमाटो, उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। एक और स्पेशल एसिड होता है जो आप पाया जाता है, आंट्स में पाया जाता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो आंट्स में पाया जाता है। ये जो एसिड्स होते हैं आपकी डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो आपको रोज़ देखने को मिलते हैं वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मल है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आप इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन इन पे पूछा जा सकता है। ये आपके डेली रूटीन के एसिड्स होते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं और ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये एसिड्स क्योंकि हम डेली लाइफ में इनको यूज कर सकते हैं, ये इडेबल होते हैं, हम इनको खा सकते हैं, इसलिए ये हार्मफुल नहीं होते हैं। क्योंकि इनके केमिकल जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, तो इनको डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। इनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो होते हैं आपके डेली रूटीन लाइफ के एसिड्स जो आप रोज़ देखने को मिलते हैं आपको, ऑर्गेनिक एसिड्स। आगे हम देखेंगे एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम पहले। तो अगर हम मैटर के अकॉर्डिंग एसिड को क्लासिफाइड करें और आपको पूछ लिया जाए कि एसिड कहाँ स्टैंड करते हैं, विच कैटेगरी आर एसिड्स इन, एसिड्स किस कैटेगरी में आते हैं, तो देखिए आप जानते हो कि मैटर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में डिवाइड होता है, आप पढ़ चुके हो। एंड अगेन फिर प्योर सब्सटेंस जो होता है आपका वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिवाइड होता है। एंड मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है। तो एसिड्स जो होते हैं वो आपके स्टैंड करते हैं कंपाउंड्स में। एसिड्स जो है उनको आप कंपाउंड्स में स्टैंड करते हैं, बिकॉज देखो आप अगर एसिड की बात करें तो HCl क्या होता है? एक एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड HCl क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, H2SO4 क्या होता है? ये भी एक एसिड होता है, तो ये भी क्या है? एक कंपाउंड है। अभी जो हमने पढ़ा सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, वो सब भी क्या है? कंपाउंड है। तो वो सब क्या है? कंपाउंड है। तो एसिड्स जो है कैटेगरी और में मैटर में कंपाउंड्स में स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एसिड्स किस में आते हैं तो वो कंपाउंड, एसिड्स नहीं, अलोंग बेस एंड साल्ट सभी जो है वो कंपाउंड्स में ही आते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनिक एसिड्स। तो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो जो हार्मफुल नहीं होते हैं, जो वीक एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और ये जो एसिड्स होते हैं मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड्स, ये होते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो कि मिनरल से पाए जाते हैं, जो कि अर्थ में होते हैं, उनसे जो प्रिपेयर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं या फिर मिनरल एसिड्स होते हैं। यूजुअली डेंजरस एंड नीड टू बी हैंडल्ड विथ केयर। यूजुअली क्या होते हैं? ये डेंजरस होते हैं, इनको यूज़ करने के लिए थोड़ा केयर की आवश्यकता होती है। इनसे जलने का भी डर होता है, इनको ज़्यादा मात्रा में आप यूज़ भी नहीं कर सकते हैं और इनको केयरफुली यूज़ किया जाता है, जो कि लैब वगैरह में आप देखते हो एसिड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फॉर्मूला होता है HCl। नाइट्रिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोलिक एसिड, जो कि फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है, कार्बोलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सोडा वगैरह में पाया जाता है, जो कि आप अभी पढ़ चुके हो। H2CO3 वो भी क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड्स होता है। एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पैनक्रियाज में एक एसिड पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट के अंदर हमारे पैनक्रियाज में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन आपको, तो कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl आपके पैनक्रियाज में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कौन से होते हैं? मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है,
ऑर्गेनिक एसिड हम देख चुके हैं अभी पहले, जो हमने स्टार्टिंग में देखे डेली रूटीन के एसिड्स, वो सभी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। एसिड्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स से जैसे कि टमाटर, कर्ड वगैरह हमने अभी देखा, वो सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और आंट में एक स्पेशली पाया जाता है जो मैंने आपको बताया था, फॉर्मिक एसिड, वो भी एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए कि आप जो हमने डेली रूटीन में जो ऑर्गेनिक एसिड्स हमने देखे हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, थोड़ा उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। विनेगर एसिड्स जो आपकी डेली रूटीन लाइफ में पाया जाता है, विनेगर एसिड होता है, एसिडिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। टमाटो जो आपकी डेली रूटीन में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है COOH होल ट्वाइस, ठीक है। कर्ड के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है CH3CHOH ठीक है। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है CH3COOH CH2COOH। कर्ड के अंदर जो है सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। लेमन यानी सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और ऑक्जेलिक में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। अब देखिए एक चीज़ जो कॉमन आप सब में देखेंगे वो आपको क्या दिखाई दे रही है, सारे एसिड्स में एक चीज़ कॉमन है, आप देखेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो सभी के अंदर पाया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आप देख रहे हो उन सब में ये COOH ग्रुप है। तो आप आइडेंटिफाई करने के हिसाब से इसको देख सकते हैं कि COOH ग्रुप सारे एसिड्स में पाया जाता है। जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उन सब में COOH ग्रुप है। तो आप याद करने के हिसाब से देख सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के हिसाब से फॉर्मूले को देख सकते हैं कि COOH ग्रुप क्या होता है इनका, इसमें सभी का कॉमन ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑक्जेलिक एसिड में इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, सिट्रिक में 3 होते हैं, देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। लैक्टिक एसिड में अंदर 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह आप याद करने के हिसाब से देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स मेनली कॉमनली प्रेजेंट होता है, यूजुअली प्रेजेंट होता है, सब में प्रेजेंट होता है ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है, पर जनरली ये यूजुअली प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसिड्स का हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन 2 तरह से हो गया है। मैटर में अगर हमको कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स में स्टैंड करते हैं। अगर एसिड्स को हम डिवाइड करें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 2 एसिड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर भी जो इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसीलिए ये हार्मफुल होते हैं और इनको यूज़ करने के लिए थोड़ी केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनसे जलने का भी डर होता है। और जो वीक एसिड्स होते हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो ईडेबल भी होते हैं और हमारे खाने पीने की चीज़ों में, हमारे किचन में काम आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम पढ़ चुके हैं। ये HCl की एक और बात आपको मैंने बताई है, ये हमारे पेनक्रियाज में भी पाया जाता है। तो HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वैसे, लेकिन हमारे पेनक्रियाज में भी HCl पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ये सभी क्या होते हैं, यूजुअली ये मिनरल एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स जो होते हैं वो एसिटिक एसिड होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड होता है और कार्बोनिक एसिड्स होता है H2CO3। यूजुअली ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है अगर आप उसमें वाटर डाल दोगे तो जो डाइल्यूट उससे डाइल्यूट एसिड बन जाएगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें एसिड यानी हाइड्रोजन आयंस की मात्रा ज़्यादा हो वो कंसनट्रेटेड एसिड होता है। और अगर उसमें वाटर आप डाल दोगे और H की उसमें कंसनट्रेशन कम हो जाएगी उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ठीक है कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें H+ आयन ज़्यादा होती है, डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है जिसमें H+ आयन कम होती है, ठीक है। क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड में अगर आप वाटर डालोगे तो वाटर में कौन से आयंस होते हैं, वाटर में H+ और OH- आयंस होते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, H+ आयन ज़्यादा है। अब वाटर जब आप इसमें मिक्स करोगे तो इसमें जो ये OH- आयंस है वो H+ आयंस को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, तो इसलिए इसकी कंसनट्रेशन क्या है, कम हो जाएगी और ये डाइल्यूट एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हाउ शुड यू डाइल्यूट एन एसिड, ठीक है। किसी भी एसिड को आप डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
कि किसी एसिड को आप डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन है कि ऐड वाटर इन एसिड, आप पानी में एसिड मिलाओगे। ऐड एसिड इन वाटर डज नॉट मैटर, क्या करोगे आप, किस तरह से मिलाओगे। देखिए मान लीजिए ये एक बीकर में आपके पास एसिड है या फिर वाटर है, बीकर में मान लीजिए एसिड है। अगर आप इस एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो क्या हो सकता है। अब इस एसिड में अगर आप वाटर डालोगे इसको डाइल्यूट करने के लिए, तो इसमें से बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती है और उससे जलने का डर होता है। क्योंकि एसिड क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए, और इनमें से हीट लिबरेट होती है। तो ये मैंने बताया ना आपको, वाटर से जब इसको डाइल्यूट करते हैं तो यहाँ से हीट लिबरेट होती है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, हम एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, हम वाटर लेते हैं और वाटर में हम धीरे धीरे एसिड डालते हैं, हम वाटर में धीरे धीरे एसिड डालते हैं। तो इसका आंसर आपके होगा ऐड एसिड इन वाटर। आप क्या करेंगे, एसिड में वाटर डालेंगे, वाटर में एसिड नहीं, सॉरी वाटर में एसिड डालेंगे, एसिड में वाटर नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपके सेकंड। एक क्वेश्चन और आता है कि डू एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि एसिड में क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं या फिर H3O+ हाइड्रोनियम आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। चलिए, एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये हार्मफुल होते हैं, इनको यूज़ करने के लिए केयर की आवश्यकता होती है क्योंकि इनसे जलने का डर होता है। कोरोजन एसिड्स जो होता है वो कोरोजन रिएक्शन कर लेते हैं। इसीलिए एसिड्स को रखने के लिए जो है वो अगर हम किसका यूज करेंगे, प्लास्टिक का करेंगे, टिन का करेंगे, आयरन का करेंगे या ग्लास का करेंगे। एसिड कंटेनर्स आर यूजुअली मेड ऑफ, किसके बनाए जाते हैं एसिड कंटेनर्स। तो एसिड कंटेनर्स जो होते हैं यूजुअली ग्लास के बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्लास के एसिड कंटेनर बनाए जाते हैं क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं, नेचर में कोरोजिव होते हैं। इसलिए ये इनको कोरोजिव से बचाने के लिए, कोरोजन को रोकने के लिए एसिड नेचर में एसिड कंटेनर जो है वो ग्लास के बनाए जाते हैं ताकि कोरोजन से बचा जा सके। मिनरल एसिड्स जो होते हैं कॉज सेवरल बर्न्स ऑन द स्किन, वो जलने का उनसे खतरा होता है, बहुत ज़्यादा स्किन को बर्न करने के ये कारण हो सकते हैं, इसलिए हैंडल विथ केयर होते हैं। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एसिड की, जो कि बहुत टिपिकल लगती है स्टूडेंट्स को, पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगी। चलिए सबसे पहले एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी हम मेटल के साथ देखते हैं। रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, मेटल के साथ कराएंगे, जिससे हमको साल्ट मिलेगी एंड हाइड्रोजन प्रोडक्ट मिलेगा। बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए मेटल क्या है, एक जिंक एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हमने दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमको एक साल्ट मिल गया, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। देखिए अब इस रिएक्शन को समझिए आप, यहाँ हो क्या रहा है, जिंक क्या है, जिंक मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट में हाइड्रोजन है। इस रिएक्शन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो एसिड्स की रिएक्शन जब आप मेटल के साथ कराते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिमाइंड करना है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन के जिंक ऊपर आता है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, उसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको दी थी, कानाकार मांगे। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, आप फर्स्ट चैप्टर के इसमें देख सकते हो, मैंने ये सारी ट्रिक्स आपको उसमें समझाई है। तो जिंक क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को इसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा और इसको कहेगा भैया तू चला जा, यहाँ मैं तेरी जगह आऊँगा। तो जिंक जो है हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और जिंक सल्फेट बना देगा। तो इस तरह आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या आप इसको कह सकते हो कि एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ है और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन हुई है, ये जिंक सल्फेट आपको मिला है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, सल्फेट के साथ हाइड्रोजन थी। सल्फेट की क्या होती है वैलेंसी, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, ठीक है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। इसलिए क्या था, सल्फेट के साथ जब हाइड्रोजन को लेना था तो हाइड्रोजन के आपको 2 एटम चाहिए थे, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है -2 है और इसकी +1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 + 1 और चाहिए, यानी 1 हाइड्रोजन और चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा था। बट यहाँ पे क्या है, जिंक की वैलेंसी
वैलेंसी कितनी होती है, जिंक की वैलेंसी होती है +2, तो जिंक की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की वैलेंसी -2 है, इसलिए बैलेंस करने के लिए दोनों के एक एक एलिमेंट ही सफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पे जिंक सल्फेट का कंपाउंड इस तरह बना है। इसलिए यहाँ पे H2 होगा, बट यहाँ पे जिंक क्या है, सिंगल होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन से डबल है। अब यहाँ देखिए आप, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, और यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1। अब क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, तो ठीक है, दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों के सिंगल है। बट यहाँ पे मैग्नीशियम की +2 है, इसलिए क्लोरीन के क्या हो गया, आपको एक -1 की ज़रूरत और होगी, इसलिए आप 2 क्लोरीन के एटम लेंगे यहाँ पे और एक कंपाउंड बनेगा आपका। तो मैग्नीशियम के एक के एलिमेंट के साथ में क्लोरीन के 2 एलिमेंट होंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोजन गैस जो है वो कभी एटम में लिबरेट नहीं होगी, क्योंकि गैस क्या होती है, मॉलिक्यूल फॉर्म में होती है, इसलिए ये H2 के फॉर्म में लिबरेट होगी। तो इस तरह से आप कंपाउंड को बनाना इजीली सीख सकते हैं, फॉर्मूला बनाना इजीली सीख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियोस में ये सिखाया है, एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आपकी आती है रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, जैसे कि ये होता है ना पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो इसको आप बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है आपको, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, उसके साथ एसिड की रिएक्शन कराने से आपको साल्ट मिलता है, वाटर मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनकी रिएक्शन आप एसिड्स के साथ करवाते हैं, HCl ये एसिड है, तो आपको बाई प्रोडक्ट मिलता है, साल्ट मिलता है, वाटर मिलता है एंड CO2 मिलता है। अब देखिए रिएक्शन होती कैसी है, हमको करना क्या है, क्या करते हैं हम, देखिए इस रिएक्शन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है कि, पहले रिमाइंड कीजिए, जो रिएक्शन आपको ये दिखाई दे रही है, इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको, मुझे तो याद आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो देखिए आप ध्यान से, इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या। ये देखिए यहाँ पे सोडियम के साथ कार्बोनेट था पहले, और अब सोडियम के साथ यहाँ पे क्लोरीन आ गया है, कुछ याद आ रहा है आपको उसको देख के। यानी कि अगर हम इस कंपाउंड को कटायन और एनायन में डिवाइड करें, तो देखिए ये हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये इसका कटायन है, ये इसका एनायन है, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं, ये इसका कटायन है, ये इसका एनायन है, दिख रहा है आपको, इसको भी डिवाइड कर लीजिए, ये इसका कटायन है, ये इसका एनायन है। यानी पहले जो ये सोडियम कटायन था, इसके साथ एनायन क्या था, कार्बोनेट था, और अब जो ये कटायन है सोडियम, इसके साथ क्लोराइड आ गया, यानी कि कटायन के साथ जो एनायन था वो चेंज हो गया है। जी हाँ, ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में इसको भी, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी मैंने उसमें करा है, करने का तरीका भी आपको समझाया था। मैं फिर से रिपीट कर सकती हूँ, कर देती हूँ कि मैंने आपको उसमें बताया था कि या तो आप कैटायन को देखेंगे या एनायन को देखेंगे, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करेंगे। तो मान लीजिए हमने सोडियम को ऐसे ही रखा है और इसके एनायन को रिप्लेस करा है, तो कार्बोनेट को हम यहाँ इसमें H के साथ रिप्लेस कर देंगे और क्लोरीन को हम यहाँ पे सोडियम के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम दोनों एनायन या कैटायन को रिप्लेस करेंगे तो हमको ये बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ में हमको मिलेगा H2CO3, ये मिलेगा हमको कार्बोलिक एसिड यहाँ पे हमको मिलता है, जो कि क्या होता है, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, और ये अनस्टेबल होता है इसलिए ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है, ठीक है। H2CO3 मिलता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सोडियम है, सोडियम के साथ ये क्लोरीन मिलेगा और CO3 और H मिल जाएंगे, सॉरी ये HCO3 आपको मिलेगा। एक मिनट, इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं हम। ये देखिए, अब आप ये देखिए यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपको, अब देखिए रिएक्शन आपकी बैलेंस है क्या, अभी आप देखिए यहाँ पे सोडियम के 2 थे, तो यहाँ पे सोडियम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 आप लगा देते हैं तो ये क्लोरीन यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो यहाँ भी आपको 2 लगाना होता।
H2 लगाना होगा। अब यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो H2CO3 मिलता है, और ये H2CO3 क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए ये H2O वाटर और CO2 में डिवाइड हो जाता है। ये H2O वाटर और CO2 में डिवाइड हो जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें आप कैटायन और एनायन को में से किसी एक को रिप्लेस करके इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट को भी, ये कैटायन है और ये एनायन है इसका, इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए अगर इसको आप रिप्लेस करते हैं, ये क्लोरीन को यहाँ ले आते हैं और HCO3 को आप यहाँ ले आते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा KCl, और यहाँ पे H2CO3 आपको मिलेगा जो कि डिवाइड हो जाएगा H2O और CO2 में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले भी हम क्योंकि इसको डिस्कस कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर से हमने इन रिएक्शंस को समझ लिया है। बहुत ईजी है करना, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो बहुत ईजी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में अब आगे हम देखेंगे। एसिड्स रिएक्ट विथ बेस या एल्किलाई टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर रिएक्शन। जी हाँ, आप जानते हो एसिड और बेस मिलके साल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं, एंड ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बताने की आवश्यकता नहीं है, वेल नॉन है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि एसिड रिएक्ट विथ बेस और एल्किलाई, ये एल्किलाई क्या होता है? बेस ही एल्किलाई होता है या कुछ अलग होता है? एल्किलाई टोटल बेस जो होते हैं वो एल्किलाई नहीं होते, बट जो एल्किलाई होते हैं वो बेस होते हैं। कौन से बेस एल्किलाई होते हैं? जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी जो बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो एल्किलाई होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होता है, ये एल्किलाई है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होता है, ये एल्किलाई है। लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, ये बेस तो है लेकिन ये एल्किलाई नहीं है, ठीक है। एसिड और बेस की रिएक्शन सिंपल है, आप देख लो। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एसिड है। अगेन हम क्या करेंगे, दोनों को कट करेंगे, कैटायन एनायन में डिवाइड करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी रिएक्शन है, आप इनके एनायन कैटायन चेंज कर देंगे और इजीली ये आप फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह ये रिएक्शन हो जाएगी। वैलेंसी के अकॉर्डिंग इनको देखेंगे। देखिए सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, इसलिए क्लोरीन की भी -1 होती है, तो NaCl बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है, लेकिन सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, इसलिए आपको पोटेशियम के 2 एलिमेंट लेने होंगे, तो K2SO4 लेना होगा आपको, ठीक है। अब ये देखिए कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। जब इसकी एसिड के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको ब्लू ग्रीन कलर का क्यूप्रस क्लोराइड मिलता है। ब्लू ग्रीन कलर का बहुत अच्छी एक प्यारा सा कलर आपको मिलता है क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन करने पे। कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो बेस होता है, बट ये एल्कलाइन नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग है। तो हमने एसिड्स की काफ़ी रिएक्शंस देख ली है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ निकल के आते हैं एसिड्स के, कि एसिड्स जो होते हैं उनमें एक कॉमन फैक्टर क्या होता है। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, सारे एसिड्स में जो है एक कॉमन फैक्टर क्या होता है। ऑल एसिड्स क्या कंटेन करते हैं। देखिए एसिड्स में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन कंटेन है इनका, कि H+ आयन पाया जाता है। साथ में जैसे मान लीजिए ये HCl है तो क्लोराइड आयन, ठीक है, HCl में होगा, बट H+ आयन जो होता है सारे एसिड्स में पाया जाता है। ये एक सिंपल रिएक्शन है कि एसिड में H+ आयन पाया जाता है, पर यूजुअली होता क्या है, एसिड्स जो होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, उनके वाटर सॉल्यूबल जो एसिड्स होते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक आयन बनाते हैं जिसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H3O+ आयन होता है। यही मेन रीज़न होता है इसकी इलेक्ट्रिसिटी का, इसकी एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर जो होती है एसिड की, वो अगर आप एक सिंपल कॉमन आंसर देखें तो वो H+ होता है, बट इसका एक्चुअल और रियल आंसर क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। जो हाइड्रोनियम आयन बनता है इसी वजह से इसकी नेचर जो होती है वो एसिडिक होती है। तो मेन जो आयन होता है वो H3O+ होता है एसिड में, क्योंकि देखिए एसिड क्या होता है,
कभी भी एसिडिक नेचर अपना या फिर इलेक्ट्रिसिटी कब दिखाएगा, जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे। ऐसे तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब तक आप उसको डिसोसिएट नहीं करोगे और उसमें से H+ या H3O+ आयन लिबरेट नहीं होगा, तब तक वो अपने एसिडिक कैरेक्टर कैसे दिखाएगा। तो इसके लिए आप जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसकी वजह से ये एसिडिक नेचर दिखाता है। इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए हाइड्रोनियम आयन को आप कैसे डिफाइन करोगे, जैसे HNO3 है, मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन है इसका, तो एक सिंपल जो आप वे में जानते हो वो क्या जानते हो कि HNO3 कैसे टूटेगा, H+ में टूटेगा एंड NO3- में टूटेगा। बट एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है इसकी, जब ये HNO3 वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो ये H3O+ आयन बनाता है एंड NO3- आयन बनाता है। ये इसकी एक्चुअल और रियल रिएक्शन है जो वाटर में होती है। ऐसे ही H2SO4 जो होता है वो आप जानते हो कि H+ में और SO4- में टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर 2 लगाओगे तभी रिएक्शन बैलेंस होगी आपकी, ठीक है। हाँ, अब ये इसकी सिंपल रिएक्शन है, बट एक्चुअल रिएक्शन इसकी क्या होती है कि जब ये वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो ये हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन में टूटता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें ये हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, एसिड्स की कुछ रिएक्शंस हमने आज देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, ठीक है। अब फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।